आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बहरहाल अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विकास यात्रा, ये इतिहास और राजनीति राजव्यवस्था दोनों के पहलुओं को छूता था। तो उस संक्रमण को छोड़ के अब हम पॉलिटी में फॉर्मली प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले राजव्यवस्था जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जानना जरूरी हैं। खेल के नियम जानना जरूरी हैं, तभी आप खेल पाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ व कॉन्सेप्ट हम यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले राजव्यवस्था में क्या है? राज्य का अध्ययन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, या राज्य की जो व्यवस्था है वो है। राज्य क्या होता है? स्टेट। ये अपना प्रोविंस या प्रांत जो अभी वर्तमान में हम लोग राज्य समझते हैं उससे मतलब निकालिएगा। ये राज्य एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राजनीतिक संरचना है, और ये जो है वर्तमान प्रांतों से अलग है। बहरहाल स्टेट बोलते हैं इसे। अब हम कुछ समानार्थी या लगभग एक जैसे शब्दों की बात करेंगे जिससे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। राज्य वर्सेस देश या कंट्री, ठीक, वर्सेस राष्ट्र यानी नेशन। तीनों में अंतर क्या है अगर है तो? सबसे पहले राज्य, जैसे मैंने बताया, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है। देश एक ज्योग्राफिकल या भौगोलिक संरचना है, एक भौगोलिक सिद्धांत है, और वहीं राष्ट्र एक सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब केवल हम लोग राजनीति की बात करेंगे तो राज्य का जिक्र आएगा। देश, आपने महादेश शब्द सुना होगा, पहले महाद्वीपों के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। अगर आप किसी भौगोलिक संरचना की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे देश का प्रयोग हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे जरूरी नहीं वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ही हों, आप भौगोलिक बाउंड्रीज के आधार पे देश को डिसाइड करते हैं, ठीक है, फ्रंटियर्स के आधार पे डिसाइड हो जाते हैं। वहीं राज्य, नेशन की बात करें, ये एक सांस्कृतिक अवधारणा है। किसी विशेष धर्म के आधार पे या किसी जाति के आधार पे या किसी भाषा के आधार पे, तमाम ऐसे रेस हैं, हाँ, तमाम आधार ऐसे होते हैं जिनके आधार पे राष्ट्र डिसाइड होता है कि एक ही संस्कृति के लोग एक ही भाषा बोलते हैं, या एक ही धर्म, एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हाँ, या एक ही नस्ल के हैं, तो अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं। तो ये सांस्कृतिक, इमोशनल ऐसी अवधारणा मानी जाती है राष्ट्र, ठीक है। तो इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में एक कॉन्सेप्ट आता है नेशन स्टेट का, ठीक है। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ये आता है कि एक राष्ट्र के लोग, यानी एक ही संस्कृति के लोग एक राज्य बना के रहेंगे, ठीक है। जैसे कि फ्रेंच भाषा भाषी लोग फ्रांस में रहेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जर्मन बोलने वाले, वैसे उस वक्त जर्मन नहीं, प्रशिया हुआ करता था, पर मैं एक उदाहरण के तौर पे, कि जर्मन भाषा भाषी जो है जर्मनी में रहेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें बदली गई। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक राष्ट्र है एक ब्रॉडर सेंस में। अगर नैरो दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे कई अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म, कई ईश्वरों में विश्वास रखने वाले, कई भाषाएं बोलने वाले लोग, हाँ, अलग अलग भौगोलिक संरचना भी है। कोई पहाड़ पे रह रहा है, कोई रेगिस्तान में रह रहा है राजस्थान में, ठीक है, कोई मैदान में रह रहा है, तो कोई समुद्री क्षेत्र में रह रहा है, ठीक है। तो अलग अलग वो है, अलग अलग कल्चर हैं। कहीं भूमध्य सागरीय द्रविड़ टाइप के लोग रह रहे हैं, कहीं पे जो है आर्यंस आए थे, और कहीं पे मंगोलाइट टाइप के लोग रहते हैं। तो भारत वैविध्य से भरा एक देश है। तो बहरहाल ये हमने एक ब्रॉडर सेंस में समझा कि राज्य क्या है, देश क्या है, राष्ट्र क्या है। अब राज्य के बारे में बात करते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था हमारा टॉपिक है। राज्य व्यवस्था, राजनीतिक संरचना होती है राज्य। तो राज्य अमूर्त कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते। पर हाँ, अगर मूर्त रूप में उसकी बात की जाए, जो सरकार हमारी है, ठीक है, कायदे से इसका एक तत्व मात्र है, हाँ, पर एक सरकार के रूप में हमें दिख जाता है, उसकी शासन व्यवस्था के रूप में हमें राज्य दिख जाता है, अगर उसको हम देखना चाहें तो। अदरवाइज़ वो एक अमूर्त कॉन्सेप्ट होता है। इसके तत्वों की बात करें किसी भी राज्य में क्या क्या तत्व होने चाहिए जब वो राज्य कहलाएगा। पहली बात, एक भूभाग होना चाहिए,
ठीक है, आप हवा में राज्य नहीं बना सकते, आपके पास कुछ ज़मीन होनी चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे आपने कहा कि हाँ मेरा राज्य यहाँ पे है। ठीक, कुछ जनसंख्या होनी चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए कि भैया हाँ जिनके ऊपर आप शासन करेंगे या राज्य जिनसे मिल के बनेगा। आप एक खाली ज़मीन बता के बोल दिया कि मेरा ये राज्य है, हाँ, तो उसे वो अभी जैसे अंटार्कटिका के बारे में है, तो वहाँ पे मानव निवास नहीं है, तो वहाँ ना देश पाए जाते हैं और राज्य की श्रेणी में भी नहीं आता। ठीक है, एक सरकार होनी चाहिए जो वहाँ शासन करेगी, एक महत्वपूर्ण तत्व ये है। तो ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता होती है कि किसी भी विषय में, चाहे वह बाहरी हो चाहे चाहे अंदरूनी हो, ठीक है, आंतरिक बाह्य दोनों ही विषयों में आपके पास निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए, आपके पास या आपकी चुनी हुई सरकार के पास, चुनी हुई या गैर चुनी हुई भी, एक्चुअली आप कुल मिला के वहाँ के लोगों के पास ही मूल शक्ति होनी चाहिए। अब हम अब जैसे कि भारत था 1947 से पहले अंग्रेजी शासन में, हमारे पास भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, एक सरकार भी थी, ब्रिटिश सरकार थी, पर भारतीयों के पास वो संप्रभुता नहीं थी, वो संप्रभुता अंग्रेजों में केंद्रित थी। ठीक है, तो इसीलिए संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है राज्य बनाने का। हम लोग डिटेल में जान सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है, काम भर का समझ में आ गया होगा। राज्य हमें क्यों चाहिए? ठीक है, कई लोग कहते हैं राज्य की ज़रूरत ही नहीं है, अराजकतावादी टाइप लोग। अराजकतावादी बहुत बुरा शब्द नहीं है, ठीक है, अराजकता मतलब जिनका राज्य में यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का ये होता है कि राज्य शोषण का उपकरण है। तो उनको लगता है कि सब मिल बांट के आपस में रहें, अलग अलग तरीके से इसको हासिल कैसे करना है, रास्ते वो अलग हो सकते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स बात करते हैं तो हिंसक क्रांति के थ्रू इसे हासिल करना चाहते हैं। वहीं गांधी जी भी अराजकतावादी हैं एक सेंस में, क्योंकि उनका जो अंतिम गोल है, एक राम राज्य की बात उन्होंने की थी, वो भी वहाँ भी राज्य की ज़रूरत नहीं होती है। बहरहाल, और क्यों हमें चाहिए? पहली बात, हमेशा से आए हैं, ये एक बात हो जाती है। फिर कुछ कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं विवेकशील होता है, कुछ लोग कहते हैं व्यक्ति स्वार्थी होता है। ठीक है, तो बड़ी मछली छोटी मछली को ना खा ले, कानून व्यवस्था सिस्टम बना रहे, तो उसके लिए राज्य की ज़रूरत होती है, कानून व्यवस्था सुरक्षा के लिए। प्लस व्यक्ति के कुछ ऐसी सुविधाएं देता है जो व्यक्ति के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आजकल आती है, कई योजनाएं चलाता है, हाँ, अपनी जनता के लिए, तो उस सेंस में राज्य की जरूरत हो जाती है। आंतरिक बाह्य सुरक्षा मैंने बताया ही। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन, कहीं सामाजिक संघर्ष में न बदल जाए, इसके लिए भी राज्य चाहिए। देखिए, कोई भी समाज होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। वाद प्रतिवाद, एक विचार रहता है, उसके विरुद्ध एक प्रतिवाद आता है, और फिर धीरे धीरे एक संवाद कायम होके, ठीक है, मतलब दो विरोधी विचार आपस में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपस में मिलेंगे, हाँ, अलग अलग विचार के लोग और एक नई समेकित संस्कृति का विकास करेंगे। ठीक है, ये वाद है, ये प्रतिवाद है, और ये संवाद जो एक नई संस्कृति का विकास करेगा। तो राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है कि ये सब सुचारू ढंग से हो, बहुत हिंसा ना हो, इन सब के लिए भी राज्य जरूरी होता है। ठीक है, अभी हमने देख लिया, आगे देखते हैं राज्य के अंग क्या क्या हैं, राज्य बनता किससे है, या राज्य के कार्य क्या क्या होते हैं। अंग की बात करें, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है कि शासन कैसे चलेगा, ठीक है, तो कानून बनाने पड़ेंगे, वो कानून बनाएगा कौन? विधायिका बनाएगी। इनका काम क्या है? कानून निर्माण करना। ठीक है, चलिए, कानून निर्माण कर दिया, अब उस कानून का क्रियान्वयन जरूरी है। भाई, कानून बनाने से कुछ होगा नहीं, कानून लागू करना भी जरूरी है। वो लागू करने के लिए हमें कार्यपालिका चाहिए, कानून के क्रियान्वयन हेतु। तीसरा, एक हमें न्यायपालिका चाहिए। न्यायपालिका क्यों चाहिए? कि अगर मान लीजिए कानून में किसी ने तोड़ दिया, आपने कानून बना दिया, आपने कानून को लागू कर दिया, पर अगर किसी ने कानून तोड़ा तो क्या करोगे? वो भय, वो डर, या फिर एक जिम्मेदारी की भावना डर से उपजी, वो कौन सुनिश्चित करेगा? उसके लिए न्यायपालिका जरूरी है। इसका काम क्या है? कानून के टूटने पे निर्णय देना, समाधान करना समस्याओं का। ठीक है, अब खैर आजकल न्यायपालिका के कई रोल हो गए हैं, संवैधानिक निर्वाचन हो गया है, वो आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग शासन प्रणालियों की बात करते हैं। शासन प्रणाली मतलब किस तरीके से शासन कराया जाता है, कि प्रक्रिया क्या होगी। तो
कई तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। अगर अंगों के आपसी संबंध के बारे में बात करें, अगर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, ये तीनों एक ही अंग में, एक ही व्यक्ति में समाहित हो, एक ही व्यक्ति के समूह किसी में भी समाहित हो सकता है, तो आप राजतंत्रात्मक हो सकती है व्यवस्था। मोनार्की यानी राजा ही डिसाइड करेगा क्या कानून है, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, और अंतिम निर्णय भी उसके हाथ में है। और न्यायाधीश हो सकते हैं और बाकी मंत्री वगैरह हो सकते हैं, पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो जाती है। ऐसे ही अधिनायकवाद या तानाशाही, ठीक, यहाँ भी एक ही व्यक्ति के पास अंतिम निर्णय की शक्ति हो जाती है। ऐसे ही कुलीन तंत्र होता है, वहाँ पे कुछ व्यक्तिगत समूहों के पास हो जाती है, 5, 6, 10 लोग हो सकते हैं, वो जो है अंतिम निर्णय लेंगे किसी तीनों के सेंस में। ऐसे ही धर्म तंत्र में भी होता है, ठीक है, थियोक्रेसी में, जहाँ पे एक धार्मिक संगठन जो है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य करता है, और उसमें जो है विधायिका यानी कानून के रूप में वो धार्मिक ग्रंथ मौजूद होता है, ठीक है। कार्यपालिका में ही उस धर्म संगठन के कर्मचारी और ये सब काम करते हैं, और वहीं लोग निर्णय भी करते हैं धार्मिक कानून के आधार पर। बहरहाल एक दूसरा है कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे एक है, मतलब समझ रहे ना। एक कैसे है कि जो कार्यपालिका बनी है वो विधायिका से ही निकल के बनी है, यानी कि विधायिका के ही कुछ मेंबर्स, कुछ सदस्य जो है कार्यपालिका का काम कर रहे हैं, ठीक है। और न्यायपालिका अलग है, जैसे कि भारत में है, इसे बोलते हैं संसदात्मक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक आप जनता जो है विधायिका को चुनती है, ठीक, और वो जो है वो विधायिका के जो सदस्य होते हैं अपने में से वो जो बहुमत प्राप्त दल होता है उनमें से कुछ मंत्री बन जाते हैं, और वहीं यानी मंत्री यानी कि वहीं कार्यपालिका, ठीक है। तो ये हो गया। और न्यायपालिका अलग है, तो ये आपको कहाँ मिलता है, संसदीय शासन प्रणाली में। तीसरा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। आपका निर्वाचन अलग हो रहा है विधायिका का, ठीक है, कार्यपालिका का अलग हो रहा है, और न्यायपालिका अपना जो जिस भी तरीके से आना चाहे एग्ज़ाम के थ्रू, या फिर कई जगह अमेरिका में कुछ हद तक निर्वाचन भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। बहरहाल बात की बात है। तो अगर तीनों अलग अलग रहें तो इसको बोलेंगे कि ये जनरली हमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दिखाई देता है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल में। यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्चुअली मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा अगर शक्ति एक ही जगह पे केंद्रित होगी तो उसके बहकने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। यानी कि अगर एक ही व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति होगी, सीधी सी बात है, हमें को सब डिसाइड करना है क्या कानून है, कानून को कौन तोड़ रहा है, तो शक्ति सर पर चढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते ही हैं। तो उन्होंने शक्ति का केंद्रीकरण, अलग अलग विकेंद्रीकरण किया कुल मिला के, ठीक है, और 3 जगहों पे बांटने की बात की हमने, अलग अलग दे दिया। और क्या किया कि इसी को चेक एंड बैलेंस या नियंत्रण या संतुलन नीति कहते हैं, कि आपने मान लीजिए मैं देखूंगा अगर कुछ उसमें तो कमी होगी, एक संगठन, हाँ, किसी ने एक ने गलती की तो दूसरा उसका निवारण करेगा, ठीक है, उस पर चेक यानी नियंत्रण और संतुलन, नियंत्रण बनाए रखेगा ना, अगर कुछ गलत होता है तो, और फिर इस तरीके से संतुलन बना रहता है। बहरहाल आगे की बातें आगे डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ें हम, अभी मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ। फिर केंद्र राज्य संबंधों के आधार पे, ठीक है, अगर केंद्र और राज्य 2 हैं, अभी हमारे यहाँ भी हैं, ठीक है, केंद्र शासन, राज्य शासन, और आपसी संबंध कैसे हैं अगर केंद्र और राज्य, ये मैं थोड़ा सा अब, ये पहला है परिसंघात्मक, ठीक, ये है कन्फेडरेशन बोलते हैं इसको। अब ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये पुराना यूएसएसआर कुछ सेंस में था, या शुरुआत में अमेरिका जैसे बनता है वैसे था। इसमें कुछ अभी ईयू कुछ इस तरीके इस रास्ते पे जा रहा है, बट आप कह नहीं सकते, यानी कि कुछ राज्यों ने आपसी समझौता किया कि हम एक केंद्र के अंतर्गत रहेंगे, अपनी कुछ शक्तियाँ हम उसको दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि विदेश संबंध हुए, हाँ, आपसी संचार की बातें हुई, कुछ देंगे, ज़्यादा नहीं, हम शक्तियों का स्रोत मिला के प्रांत दिख रहे हैं, वो दे रहे हैं अपनी शक्ति एक परिसंघ को, और फिर उसी हिसाब से जो है कुल मिला के शासन चलेगा, ठीक है। ये इसे बोला जाता है अविनाशी राज्यों का, यानी राज्यों को नहीं टूटना है,
का विनाशी संघ है। संघ टूट सकता है, हम कोई अलग होकर होना चाहे बाद में। अमेरिका में शुरुआत में ऐसा था, शुरुआत में 13 स्टेट्स ने मिलकर ऐसा बनाया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है इसे बोलते हैं अविनाशी राज्यों का राष्ट्रीय संघ। पर धीरे धीरे जो है अलग होने का जो अधिकार होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो अलग होने का अधिकार है कि नहीं, ये अलग होने का अधिकार अमेरिका में धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और अमेरिका परिसंघ से संघ बन जाता है। तो संघात्मक व्यवस्था यही है। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र प्रांत समानांतर होते हैं, ठीक है, और अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, जैसा वर्तमान में यूएसए है, जर्मनी है, ठीक है। और एक एक देखिए, मैं सारी तीनों के जो है डिटेल्स में आगे बताऊंगा, अभी मैं केवल ग्लिम्स दे रहा हूँ, झलक दे रहा हूँ। तो संघात्मक व्यवस्था में क्या होगा कि केंद्र और राज्य पैरेलल रूप से काम करेंगे, कुछ विषय ये चलाएगा, कुछ विषय ये चलाएगा, हाँ, और शक्ति का स्पष्ट वितरण होगा, कोई समस्या होगी न्यायपालिका होगा उसका समाधान करेगा, आगे चीज़ें हैं। एकात्म में क्या होगा कि केंद्र और राज्य अधीनस्थ और वरिष्ठ के भूमिका में है, ठीक है, केंद्र ऊपर है, राज्य नीचे है, ठीक है। केंद्र अपनी कुछ शक्तियाँ हस्तांतरित करेगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे शक्तियाँ का बंटवारा नहीं है, पैरेलल नहीं है, यहाँ पे केंद्र अपनी कुछ शक्तियाँ दे रहा है कि ठीक है मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, मैं राज्यों को दे रहा हूँ, हाँ, तो एक तरीके से ये हस्तांतरण है, ना कि विभाजन, ठीक। तो ये एक आत्मशासन व्यवस्था होती है, यानी इसे बोलते हैं। इसमें केंद्र के पास ये भी हक है कि मैं किसी राज्य को समाप्त कर सकता हूँ, दो या दो अधिक राज्यों को मिला सकता हूँ, नया राज्य बना सकता हूँ, जो भी करना चाहे। तो इसे बोलते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। परिसंघात्मक क्या था? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। संघात्मक क्या था? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। और एकात्मक है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत की जहाँ तक बात की जाए तो भारत में दोनों का मिक्सचर पाया जाता है, एकात्मक और संघात्मक का। और यहाँ पे जब मैंने बात की थी तो ये था संसदीय शासन प्रणाली थी भारत में। तो अभी हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बहरहाल आज की कक्षा में इतना ही। आगे हम कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे और कुछ पुराने टॉपिक्स को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। आगे की कक्षाओं में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।